हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बंगाली मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है फ्लैट नॉन्ग 609। यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अरिंदम भट्टाचार्य ने। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है कोलकाता में रहने वाले एक बंगाली कपल ऑर्को और शांतनी के बारे में। नई नई शादी हुई थी उनकी। अब शादी हुई है तो एक साथ रहने के लिए घर भी तो चाहिए। वो लोग लगातार कुछ दिनों से कई सारे घर देखने जा रहे थे मगर एक भी घर उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली एक दिन उनका ब्रोकर पप्पू उन्हें एक फ्लैट दिखाने ले जाता है मालंच अपार्टमेंट में, फ्लैट नॉन्ग 609। शहर से थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है मगर इसमें ऑर्को और शांतनी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा उन्हें ऐसा ही कुछ चाहिए था। घर काफी स्पेशियस था, एयर भी ऊपर से डुप्लेक्स। इस इलाके में इतने कम पैसों में ऐसा दूसरा घर मिलना तो इम्पॉसिबल था, तो वो लोग इस मौके को गवाते नहीं, झट से एक्सेप्ट कर लेते और नेक्स्ट वीक ही शिफ्ट करने की डिसाइड करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी, इस घर में ऊपर के एक कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। पप्पू से कहने पर वो कहता है उस कमरे में इस फ्लैट के मालिक का कुछ सामान है, स्टोर रूम टाइप। उसने इस दरवाजे को खोलने से मना किया है, बाकी के कमरे को वो लोग यूज कर सकते हैं। 2 लोगों के लिए यह घर इनफ था। दोनों मिलकर इसे अपने ड्रीम हाउस की तरह सजाते हैं। नया घर, नया संसार, प्यार तो जैसे हवा में बह रहा था। मगर उनके आने के बाद से ही इस घर में जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हो रहा था। कभी दीवार से फोटो फ्रेम अपने आप गिर रही थी, कभी बोतल से पानी गिर रहा था, तो कभी शो पीसेस अपने आप इधर उधर हो रहा था। ऐसे कांच का टूटना अपशगुन माना जाता है। तो शांतनी को कुछ अटपटा तो लग रहा था मगर और को उसे स्ट्रेस लेने से मना कर देता है। वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है। ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है और वो हमेशा कुछ ना कुछ भूलता रहता है, कभी अपने लैपटॉप का अडाप्टर तो कभी लैपटॉप ही। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर में शांतनी का लैपटॉप भी है मगर उसे बैंक अकाउंट खोलने का समय भी नहीं मिल रहा। उसके इस प्रॉब्लम को शांति खुद ही सॉल्व कर देती है ऑर्को को अपने अकाउंट में जॉइंट होल्डर बना के। मगर उसकी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करे? ऑर्को को ऑफिस के काम से काफी ट्रैवल करना पड़ता है। अकेले घर में शांतनी के साथ अजीब अजीब से हादसे होने लगते हैं। उसे ऊपर के कमरे से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है और उस दिन तो उसे टीवी स्क्रीन पर एक बच्चे का रिफ्लेक्शन भी दिखता है। रात के सन्नाटे में उसे सीढ़ियों से एक बॉल के गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने ऊपर जाती है तो उस कमरे में लाइट जल रहा था। शांतनी दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश करती है मगर तभी उसे अपने पीछे एक छोटे से बच्चे की प्रेजेंस महसूस होती है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि भागकर अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर लेती है। वो रात तो जैसे तैसे बीत जाती है। सुबह होते ही वो ऑर्को से बात करती है, सब कुछ डिटेल्स में कहती है मगर ऑर्को को ये सब कुछ मजाक लग रहा था। इस शादी से शांतिनी के पेरेंट्स भी बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था ऑर्को बिल्कुल ओर्थलेस है, तो शांतिनी उन्हें भी इन्फॉर्म करना नहीं चाहती थी मगर उसे खुद ये बहुत अच्छे से पता चल रहा था कि इस घर में कुछ तो अजीब है, समथिंग पैरानॉर्मल, समथिंग सुपरनैचुरल। कोई डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहता मगर उसकी मेड शाम होने के बाद 1 मिनट भी यहाँ पर रहना नहीं चाहती और वो सिक्योरिटी गार्ड वो तो ऐसे घूरता है जैसे कोई भूत देख रहा हो और बार बार पूछता रहता है, मैडम घर में सब कुछ ठीक तो है ना? उनके सामने वाले फ्लैट में एक एल्डरली कपल रहते हैं। शांति ने उनसे भी डिस्कस करने की कोशिश कर चुकी है, ये जानने की कोशिश की है उससे पहले इस घर में कौन रहते थे, मगर वो लेडी ये सवाल सुनते ही पैनिक करने लग जाती है। उनकी तबीयत अचानक से ही खराब हो जाती है। डेफिनेटली उनके बिहेवियर में कुछ तो फिशी था ही मगर शांतनी वो समझ नहीं पाई। तो उसका लास्ट ऑप्शन रह गया था उसकी इकलौती दोस्त अनन्या। वो उससे सारी बातें शेयर करती है। उसके एक्सपीरियंस से खुद अनन्या तक डर चुकी थी मगर उसके साथ साथ उसे ये भी लग रहा था कि ये कोई भूत नहीं बल्कि शांतनी की ओल्ड डिजीज भी हो सकती है जो शायद फिर से वापस आ चुकी हो। इस बीमारी के बारे में बहुत क्लियरली तो हमें कुछ पता नहीं चल पाता मगर शायद शांतनी किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी जिस कारण उसे एक मेंटल बीमारी का शिकार भी होना पड़ा। तो क्या वो ये सब कुछ हेल्यूसिनेट कर रही है? शायद नहीं, क्योंकि उस दिन घर लौटने के बाद घर की हालत देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। पूरा घर तहस नहस हो चुका था। शांति ने भागकर उस लेडी के पास जाती है जो कहती है उन्हें सब कुछ पता है, उन्होंने भी उस लड़के को देखा है। शायद वो शांतनी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है मगर क्या? वो लेडी ये भी कहती है कि उस घर में बहुत बड़ा पाप हुआ था जिसका साया अभी तक उस घर में मंडरा रहा है।
इससे ज्यादा वो लेडी कुछ कह पाए इससे पहले उनका हस्बैंड आकर उन्हें रोक लेते हैं और कोई चारा ना पाकर शांतिनी अपने पेरेंट्स से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती है और उसके पिता अपने एक दोस्त जो कि पुलिस ऑफिसर है अनिकेत सन्याल उससे बात करते हैं। वो नेक्स्ट डे ही उस पप्पू यानी कि ब्रोकर को बुलाकर उस घर के मालिक के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं मगर ज्यादा कुछ उन्हें पता नहीं चल पाता। उधर ऑर्को को लौटने में अभी भी एक रात बाकी थी। इसी बीच शांतनी को फिर से एक बार उस बच्चे की आत्मा दिखती है। उसे फॉलो करते हुए इस बार शांतिनी उस बंद दरवाजे तक भी पहुंच जाती है जो उसके सामने ही खुल जाता है। ये कमरा किसी बच्चे का लग रहा था। पूरे कमरे में बच्चों के खिलौने, तस्वीर और स्केच भरे पड़े थे। शांतिनी उस स्केच बुक को ही देख रही थी। अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। शांतिनी इतनी डर जाती है कि वो उसी वक्त पास के फ्लैट में जाकर शेल्टर लेती है। इस बार उससे बात होती है उस लेडी के हस्बैंड से। वो कहते हैं अभी जिस फ्लैट में शांतिनी रह रही है वो असल में उनके बेटी का है। उनकी बेटी अपने पति और बेटे पुपाई के साथ वहां रहती थी और उसी घर में उसके पति ने उसका और पुपाई का खून भी किया था। 2 दिन बाद पुपाई की लाश मिली थी ऊपर के उसी कमरे के क्लोजेट से। इस इलाके में इस घर का काफी बदनाम है। वो लोग उसे रेंट पर देना नहीं चाहते थे मगर उस ब्रोकर पप्पू के कहने पर, फोर्स करने पर उन्हें देना पड़ा। ऐसी बात जानकर कोई भी ठीक नहीं रह सकता। शांतिनी का तो मन हो रहा था कि वो उसी वक्त उस फ्लैट को छोड़ दे मगर फिर भी वो रुकने की डिसीजन लेती है। रात में दवाई लेकर वो सो गई थी। कब औरको घर वापस आया उसे पता ही नहीं चला। वो नींद में ही औरको से बात करने लगती है मगर पता नहीं क्यों औरको कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। और तभी शांतिनी के फोन पर कॉल आता है औरको का, जो घर के बाहर से उसे कॉल कर रहा था दरवाजा खोलने के लिए। उसने चाबी ले जाना भूल गया। उसकी आवाज सुनते ही शांतिनी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अगर औरको बाहर है तो उसके पास ये कौन है? कोई नहीं। पूरा बिस्तर खाली था मगर शांतिनी को पक्का पता है कि उसके पास कोई तो था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी औरको को लग रहा था ये शांतिनी की प्रॉब्लम है। असल में उसका एक ट्रॉमेटाइज्ड पास्ट है। ये उसका सेकंड मैरिज है। उसने अपने बेटे को खोया है और उसका फर्स्ट हस्बैंड भी उसे छोड़कर चला गया। तो उस झटके को शांतिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेंटली थोड़ी सी अपसेट हो गई और इसीलिए शायद अभी सभी को ये हाथ से उसकी इमेजिनेशन या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लग रही है। मगर उसी रात फिर से वो आत्मा दस्तक देती है। इस बार स्केच बुक पर 2 पेंटिंग्स एक्स्ट्रा थी, जॉन्टी और अनुराधा नाम से, और एक नामहीन स्केच भी था। दीवार पर हर जगह लिखा हुआ था रन, मतलब वो आत्मा उन्हें यहाँ से भगाना चाहता है। इस बार और को भी इस मैटर को सीरियसली लेता है मगर फिर से उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। तो वो शांतिनी से प्रॉमिस करता है इस बार लौटने के बाद वो किसी दूसरे घर की तलाश जरूर करेगा। इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें कुछ बिल्स दिया था जो पिछले टेनेंट की है। औरको के निकलते ही शांतिनी उनका एड्रेस पता करके उनसे मिलने जाती है। वो लोग इस घर में ज्यादा दिनों तक नहीं थे मगर उन्हें भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज नजर आई थी। स्पेशली उनका 6 साल का बेटा किसी बच्चे के साथ खेलता था। अब तो शांतिनी बिल्कुल श्योर हो चुकी थी कि ये उसका भ्रम नहीं है, हकीकत है, क्योंकि इन लोगों का एक्सपीरियंस उसके एक्सपीरियंस से काफी मिलता जुलता है। वो डिसाइड करती है वो आज रात ही औरको से इस बारे में बात करेगी। वो घर लौट आती है और लिफ्ट में उसे पप्पू मिलता है जो कहता है उसके ऊपर वाले बेडरूम के खिड़की पर उसने किसी बच्चे को देखा है। लिफ्ट अचानक से बंद पड़ जाती है और अंदर शांतिनी को अपने पीछे वो बच्चा दिखता है। वो डर तो बहुत गई थी मगर फिर खुद को संभाल भी लेती है बहुत जल्द। इतना तो वो समझ चुकी थी कि यह आत्मा उसे हार्म करना नहीं चाहती, उसे कुछ बताना चाहती है। शांतिनी उस एल्डरली कपल को भी अपने घर में लाके सब कुछ दिखाती है। उन्हें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात में खाली कमरे में ड्रॉयर्स अपने आप खुलकर कुछ पेपर्स शांतिनी के सामने बिखर जाती है। शांतिनी ऊपर जाती है उस आत्मा को कन्फ्रंट करने। उसे क्या पता चलता ये तो हमें नहीं दिखता मगर नेक्स्ट डे जब और को घर लौटता है उसे शांतिनी कंप्लीटली डिल्यूशनल हालत में मिलती है। वो कंप्लीटली पागल हो चुकी थी। उसकी बीमारी फिर से वापस आ चुकी थी और को जल्दी से उसे हॉस्पिटलाइज करता है मगर डॉक्टर कुछ होप नहीं दे पा रहे थे। शांतिनी को ठीक होने में 6 हफ्ते भी लग सकते हैं या फिर 6 महीने भी। उसकी बीवी इतने बीमार है मगर इससे औरकों पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिंदास होकर गाड़ी लेकर कहीं जाने लगता है। ना उसके चेहरे पर कोई टेंशन था ना दुख। क्यों रहेगा? जैसा वो दिखाता है लोगों के सामने वैसा लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड तो वो एक्चुअल में है ही नहीं। ये सब तो सिर्फ उसका नाटक है और वो असल में है इस कहानी का असली विलेन। उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल गया। सब कुछ उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा है।
इतने दिनों से वो जो ये पति परमेश्वर वाला नाटक कर रहा है वो तो इस दिन के लिए ही है। वो शांतिनी से कोई प्यार व्यार नहीं करता, उसे सिर्फ उसके पैसों से मतलब है। उसने शांतिनी को टारगेट ऐसे ही नहीं बनाया, इसके पीछे बहुत दिनों का होमवर्क था। बहुत दिनों से ट्रैक करके एक एक करके उसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया, उसके वीकनेस को जाना। बड़े बाप की एक लौती बेटी है ये शांतिनी, वेल एजुकेटेड, खुद अच्छी खासी जॉब भी करती थी, तो बैंक बैलेंस भी ह्यूज है। लेकिन बच्चे के मौत के बाद पति के छोड़ जाने के कारण वो मेंटली अनस्टेबल हो पड़ी। और इन जैसों को ही जाल में फंसाना इजी है। इन्हें सिर्फ प्रॉपर केयर और थोड़ा सा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। कुछ दिन की एफर्ट और बाद में पूरी जिंदगी की अय्याशी। और को ने भी ज्यादा समय नहीं लगाया, जल्दी से प्लान बनाया और झट से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे इतने दिनों से कोशिश करके उसका ट्रस्ट जीता, उसके लैपटॉप का पासवर्ड जानकर उसके बैंकिंग डिटेल्स हैक किया, और जॉइंट होल्डर होने के नाते उसके लॉकर पर भी तो उसका हक है। अभी बस शांतनी को रास्ते से हटाना बाकी है। सब कुछ प्री प्लान्ड है। इस सिचुएशन में शांतनी को सबके सामने पागल साबित करने में कोई मुश्किल ही नहीं होगी और उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। उसने जानबूझकर पप्पू से कहकर ये भूतिया घर रेंट पर लिया। इस घर में सच में भूत है या नहीं ये तो नहीं पता, मगर शांतनी को फील हो रही थी और वही काफी है उसके लिए। ऊपर से आसपास के लोगों से, सिक्योरिटी गार्ड, मेड और पुराने टेनेंट से उसे जो पता चल रहा था वही उसके स्ट्रेस को बढ़ाने में काम आई। प्लानिंग का 90% तो कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना ही बाकी है। प्लानिंग के इस पार्ट की जिम्मेदारी है उसके पार्टनर के ऊपर, जिससे मिलने अभी वो जा रहा है। इससे पहले भी वो ऑफिस टूर का बहाना करके यहाँ पर ही जाया करता था अपने इस पार्टनर से मिलने, जिसका नाम है अनन्या। यस, शांतनी की इकलौती दोस्त जिस पर वो इतना भरोसा करती थी। ये सारा प्लानिंग इन दोनों का ही है और उसे अपना प्रॉफिट भी, मतलब आधा शेयर भी मिलने वाला है बहुत जल्द। वो लोग बहुत खुश थे, करोड़ों का मामला है, खुश क्यों नहीं होंगे। ऊपर से इतनी अच्छी प्लानिंग, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई उनकी तरफ उंगली तक उठा नहीं सकता। और कोई इतने दिनों से ये सब कर रहा है, अभी तक पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, तो अभी वो लोग क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन शायद यहीं पर उसने गलती कर दी। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बाकी सबको उल्लू समझ लिया। उसे तो पता ही नहीं, पुलिस को ऑलरेडी उसके करतूतों के बारे में पता चल चुका है। असल में जब से ऑफिसर सन्याल को शांतनी के बारे में पता चला है, तब से उन्होंने उस फ्लैट के बारे में पता करना शुरू किया है। एंड कोइंसिडेंटली इस केस के मामले में उन्हें और एक दूसरे केस के बारे में पता चला है। एक कॉन मैन के बारे में पता चला है जो 2002, 2005 और 2008 में लगातार महिलाओं को चीट करके, उनसे प्यार का नाटक करके उनका सारा पैसा लेकर भाग गया। ऑफिसर सन्याल को शक है ये और को ही वो शख्स है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी काफी डिस्टर्ब्ड है। बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई, पिता ने सुसाइड कर लिया और चाचा चाची के पास वो पला बड़ा। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो थी ही, ऊपर से पैसों का लालच ने उसे पागल बना दिया। अभी वो एक कंप्लीट क्रिमिनल बन चुका है। ऑफिसर सन्याल के पास उसकी एक तस्वीर तो है, मगर 10 साल पुराना। इसके अलावा उसके अगेंस्ट एक सबूत तक नहीं है, तो फिलहाल के लिए उस पर सिर्फ नजर रखने की डिसाइड किया गया। सिर्फ एक बार उसे रास्ते पर पकड़कर पूछताछ किया गया और इससे ही औरकों को भनक लग गई। वो अपने आप को तैयार करने लगा। सबसे पहले वो घर से अपना सारा फोटो हटा दिया। उसके बाद शांतनी के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने गया, मगर तभी उसे पहला झटका लगा। अकाउंट पूरा खाली है, फूटी कौड़ी तक नहीं है उसमें। उसे लगा अनन्या उसे डबल क्रॉस कर रही है, तो वो उसके घर जाकर उसे गन पॉइंट पे लेकर धमकाने लगा, मगर उसे तो पता ही नहीं ऑलरेडी पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया है। इस घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और अभी वो वही करने वाली है जो पुलिस ने उसे करने के लिए कहा है। लेकिन एक बात वो बिल्कुल सच कह रही थी कि इन पैसों के बारे में उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने तो इन पैसों को लिया ही नहीं, बल्कि जिसका पैसा है उसने ही वापस ले लिया है, शांतनी ने। एक्चुअल में उसे सब कुछ पता चल चुका है। आज नहीं, उसी रात जब वो उसके पास वाले फ्लैट में उस लेडी के हस्बैंड से बात करने गई थी। उन्होंने कहा था औरकों को तो उस घर के बारे में, हॉन्टेड होने के बारे में सब कुछ पता है, उसने शांतनी से क्यों नहीं बताया। उस ब्रोकर पप्पू ने भी ऑफिसर से यही कहा था कि औरको सर ने जानबूझकर उसी भूतिया घर को लेने के लिए फोर्स किया था। इसके बाद उस रात उस बच्चे के आत्मा ने जिन पेपर्स को फेंका था वो फ्लाइट टिकट्स थे, फेक। उसने स्केच बुक पर जो ड्राइंग्स बनाई थी वो पुराने टेनेंट्स के थे। साथ में औरकों का स्केच मिलना, बार बार उनकी फोटो का ऊपर से नीचे गिर जाना, ये सब हिंट्स थे कि उनका रिलेशनशिप जैसा दिखता है वैसा है नहीं।
उन फ्लाइट टिकट्स के मिलने के बाद शायंतनी ऑर्को के ऑफिस में जाकर पूछताछ की। उसे पता चला उसका ऐसा कोई टूर था ही नहीं। उसका भरोसा टूट चुका था। वो समझ ही नहीं पा रही थी ऑर्को फालतू में इतना झूठ क्यों कहेगा। लेकिन फिर भी अपने पिता के कहने पर वो लाल बाजार जाकर ऑफिसर सन्याल से मीट करती है। दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं और उससे उसकी सारी एक्सपीरियंस सुनने के बाद ऑफिसर सन्याल को उन पुराने केसेस के बारे में याद आता है। उन्हें इन दो केसेस में कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही थी, जैसे इस केस में भी उनके बीच कोई लीगल मैरिज नहीं हुआ था। शादी मंदिर में हुई थी जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी ही नहीं है। कुछ पिक्चर्स तो थे उनकी शादी की, मगर उसे भी ऑर्को ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका था। इन सारी बातों से ऑफिसर सन्याल को समझने में देर नहीं लगती कि ये ऑर्को असल में क्या है। तो उन दोनों ने मिलकर एक अच्छा खासा प्लान बनाया इस ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर को सबक सिखाने के लिए। उस पर नजर रखा गया और उन्हें अनन्या के बारे में पता चल गया। अनन्या को इंटरोगेट करके उन्होंने बाकी प्लान्स के बारे में भी जानकारी निकाली और आज हाजिर हो गए ऑर्को को रेड हैंडेड पकड़ने। शायंतनी बीमार नहीं पड़ी थी, वो सब तो सिर्फ नाटक था। उसका हॉस्पिटलाइज होना भी उसी नाटक का हिस्सा था, क्योंकि ऑर्को को स्पेस देना जरूरी था। नहीं तो वो ये फाइनल स्टेप इतने हड़बड़ी में तो नहीं लेता। बेचारी शायंतनी, उसे अपना पैसा तो वापस मिल गया है, लेकिन इस शैतान ने उसके दिल को तोड़ा, भरोसे को तोड़ा। उसका क्या, दिस इज द सेकेंड टाइम उसे इतना बड़ा झटका लगा है। वो पहले से ही वनरेबल थी और शायद इसी का फायदा ऑर्को ने उठाया। अच्छा प्लान बनाया उसे उल्लू बनाने का, प्यार के नाम पे धोखा देने का। मगर सिर्फ वो ही क्यों, ये अनन्या भी तो कुछ कम नहीं। दोस्ती के नाम पे कलंक है ये। उसने ऑर्को से शांतिनी को मिला के अच्छी दोस्ती निभाई। इस सब में अगर किसी ने उसका साथ सच्ची में दिया है तो वो है उस बच्चे की आत्मा। वो कभी उसे डराना नहीं चाहा, बल्कि इनडायरेक्टली हमेशा उसे ऑर्को के बारे में वार्निंग्स देता गया और शायद इसीलिए आज ठीक समय ऑर्को को कब्जे में लेना पॉसिबल हो पाया। आज शांतिनी को पता है उस घर में भूत है, मगर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि उसे इस बच्चे में अपना खोया हुआ बेटा नजर आ रहा है। वो उसके प्रति ग्रेटफुल है और उस एल्डरली कपल के प्रति भी, जिन्होंने आखिर तक उसका साथ दिया है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी काफी सिंपल सी है, लेकिन फाइनल ट्विस्ट काफी धमाकेदार था। हिंट्स तो हमें शुरू से ही दिया गया था, बट आई एम श्योर इस भूतिया माहौल में इन छोटे छोटे चीजों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सभी भूत को ढूंढते रह गए और देखते ही देखते क्लाइमैक्स आ गया। हॉरर और मिस्ट्री के ऐसे मिक्सचर काफी यूनिक है एंड पर्सनली आई लाइक्ड दिस फिल्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।